जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। एक नया सिस्टम जो कि आपको इतिहास में, हिस्ट्री में अरोचकता पैदा करने वाली चीज़ों को ख़त्म करेगा। अभी आपने जो पिछला हमारा वीडियो देखा है उसमें मैंने क्या किया था कि आपका जितना भी सल्तनत काल है उसके जितने भी शासक हुए हैं उनका सबका मैंने कार्यकाल बताया आपको, और उस कार्यकाल के साथ साथ मैंने बताया कि कौन किसके बाद आया था। और वो जो एक झलक थी सिर्फ इसलिए थी ताकि आप समझ सकें, आपके सामने एट ए ग्लांस सारी चीजें हों कि कितने वंश आए। उसमें अगर मुख्यतः बात की जाए तो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। उन 5 राजवंशों में से जो पहला राजवंश है वो हमारा गुलाम वंश है। अब जो हमारा तरीका होगा उसमें हर टॉपिक पे हम एक राजवंश लेंगे और उसमें कौन सा शासक, कौन सा रूलर कैसे आता है और उसके बाद उसका अगले वाले शासक से क्या रिलेशन है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो इतिहास है, इतिहास हमें अरोचक इसलिए लगता है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि कोई नया किरदार अचानक कहां से आ गया है और क्या स्थितियां रही हैं। तो इन सारी चीजों में हम बहुत छोटा छोटा शॉर्ट करके आप बताएंगे। इसके बाद फिर हम लेंगे इन्हीं के वंश से एक किसी किरदार को और उसके बारे में हम पूरी तरह डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बात करते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो है इसी को कहा जाता है दास वंश भी हम कहते हैं, या फिर इसी को हम मामलूक वंश भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मामलूक वंश। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जो आते हैं पूछा जाता है गुलाम वंश की नींव किसने रखी, या फिर ये जो गुलाम वंश है इसका वास्तविक या अच्छा सबसे ज्यादा सुटेबल नाम क्या दिया जाए। तो आधुनिक जो इतिहासकार हैं उनमें से प्रमुख आपके हो रहे हैं मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो हबीबुल्लाह का कहना यह है कि हम इसे मामलूक वंश कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मामलूक वंश का अर्थ ये होगा कि ये जितने भी हमारे शासक हैं ये सारे के सारे तो दास नहीं थे, किंतु हाँ ये सारे के सारे में से जो कुछ विशिष्ट हैं उनकी भी हम चर्चा कर रहे होंगे। और वो जो है वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान है जो बाद में दास बनती हैं। तो अगर ऐसी संतानें हैं तो उन्हें मामलूक ही कहना सर्वोचित होगा और इसलिए नाम दिया गया मामलूक वंश का। तो क्वेश्चन आप ध्यान देते आइएगा। ये मामलूक वंश हो गया। अब इस मामलूक वंश जिसको हम गुलाम वंश कह रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं कि तुर्की साम्राज्य की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भारत में? तो वो है संस्थापक हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं को हम गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। आखिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से आए, कौन थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ठीक है ना। तो अब कंडीशन क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी गुलाम है, और उसके बाद जब ऐबक की मृत्यु होती है, मृत्यु कैसे होती है, किसकी, किस तरह से, ये हम उसी व्यक्ति पर्टिकुलर जब हम उसकी बात कर रहे होंगे उसमें हम पूरा डिफाइन कर रहे होंगे, अन्यथा ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे लेते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती है तो इसके बाद इनका पुत्र है आराम शाह। इसको हम देखते हैं पुत्र के नाम पे भी, लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं वो विवादित पुत्र कह रहे हैं। अर्थात इस बात से पता चलता है कि हो सकता है शायद ये इसका पुत्र ना हो, लेकिन कुल मिला के हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह अगला शासक बनता है। आराम शाह को युद्ध में हरा देता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास है। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है और दास भी है, यानी ये पहले दास होता है और उसके बाद अपनी पुत्री से विवाह करने के बाद इल्तुतमिश इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का, यानी पुत्री किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक की है, और इस तरह से इल्तुतमिश का दामाद बन जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अब हमें दिखाई देते हैं कुछ और किरदार, जिसमें नासिरुद्दीन महमूद है, एक्सपायर हो जाता है, इसकी चर्चा ये आगे नहीं होगी। अब इसका जो बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज, वो बनता है अगला सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ समय तक शासक करता है, और इसके बाद क्या है कि एक विद्रोह को दबाने जब ये नगर के बाहर जाता है तो उसी समय रजिया क्या करती है? जनता से सहयोग मांगती है, और जनता और अमीर जो है, अमीर एक वर्ग है जिसको हम बाद में डिफाइन कर रहे होंगे, जनता और अमीर वर्ग मिलके इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। किसको? रजिया को। कुछ समय पश्चात फिर रजिया के खिलाफ षड्यंत्र होना शुरू होता है, और उस षड्यंत्र के साथ अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश का जो बेटा है बहराम शाह, वो ही जुड़ा होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बहराम शाह है अगला शासक बन जाता है
बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह के बाद अब पता चला जो सरदार होते हैं, जो अमीर वर्ग है, वो कुछ समय पश्चात बहराम शाह की हत्या कर देता है और उसके बाद बनता है रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा मसूद शाह। मसूद शाह के बाद फिर हम देखते हैं कि बहराम शाह का जो पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद, वो बनता है अगला शासक। सबसे सीधा, सबसे सज्जन व्यक्ति, और कुल मिला के हम देखें तो इसका जो काल है वह शांतिप्रिय है, क्योंकि जब किसी से विवाद उसे नहीं करना है तो इसीलिए इसका कार्यकाल शांतिपूर्ण रहा। और इस समय क्या है कि जो नायब के अधिकार है वो किसके पास है, वो है बलबन के पास। ठीक है ना, बलबन भी दास है। बलबन किसका दास है? बलबन दास है इल्तुतमिश का। ठीक है ना, तो जब इसका शासनकाल चल रहा होता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, चूंकि इसका कोई पुत्र नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, चूंकि नायब बलबन है तो बलबन धीरे से सत्ता पर अधिकार कर लेता है। बलबन के पश्चात फिर उसका बेटा एक शहजादा मोहम्मद है और दूसरा है बुगरा खान। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। बलबन क्या करता है, अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है किसको? कैखुसरो को। लेकिन उसके पहले वो चाहता है कि बुगरा खान इस व्यवस्था को संभाले, अगला शासक बने। लेकिन बुगरा क्या करता है, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, अरुचि दिखाता है अपनी, और ये चलाता है बंगाल। अब कंडीशन क्या होती है, इसके बाद बलबन कैखुसरो को उत्तराधिकारी अपना नियुक्त कर देता है। लेकिन दिल्ली का कोतवाल एक षड्यंत्र के द्वारा इसको यहां से हटाता है और गद्दी पर बैठा देता है कैकुबाद को। कैकुबाद जो कि 17-18 साल का युवक है और बलबन के कड़े अनुशासित संरक्षण में रहने के बाद अब जैसे ही इसके ऊपर से सारे दबाव हटते हैं, ये व्यसन का आदी हो जाता है, शराब पीने लगता है, जुए की लत आ जाती है। कुल मिला के ये ऐसी स्थिति पे आ जाता है कि एक समय पश्चात इसको मार जाता है लकवा, और लकवाग्रस्त होने के कारण अब इसके पुत्र क्यूमर्स को अगला सुल्तान बनाया जाता है। क्यूमर्स, जिसकी उम्र मात्र 3 वर्ष है, और उस कंडीशन पे जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी क्या है? क्यूमर्स के संरक्षक हैं। कुछ समय पश्चात जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स की हत्या करता है और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, ये तो एक व्यवस्था हो गई। अब इसी में से कई सारी बातचीत आएंगी। जो क्वेश्चंस हमने आपसे बोल दिए हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो मोहम्मद गोरी का दास था। उसका इल्तुतमिश किसका दास था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। और अब बात आती, बलबन किसका दास था, तो बलबन था इल्तुतमिश का दास। तो आप देख रहे हैं कि दास के नाम पे नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश और तीसरे बलबन। क्योंकि उसके बाद जो भी आपको सुल्तान दिखाई दे रहे हैं, रजिया एकमात्र महिला है। इसके अलावा जितने भी आपको सुल्तान दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे उन्हीं के वंशज हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी और इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की थी, और इसके बाद बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश में 3 राजवंश रहे। कौन कौन? कुतुबी, शमशी और बलबनी। और इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। इस टॉपिक में यानी गुलाम वंश में 11 सुल्तान रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबके मैंने क्रम बता दिए हैं, किसका किसका रिलेशन है ये मैंने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे